हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रिटर्न्स अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर कौन कौन सी रिटर्न्स होती है। सबसे पहले रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखो, जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जीएसटी लॉ के अंदर, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, और जिसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है या बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, मतलब सर जैसे सेल्स परचेज। तो जीएसटी के अंदर जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी के अंदर सप्लाई यूज किया जाता है। तो सेल्स आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड नाम से ही मालूम पड़ रहा है सेल्स। एक होता है परचेज यानी इनवर्ड सप्लाई। तो रिटर्न की रिक्वायरमेंट किनको होंगी? जो रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी लॉ के अंदर और जिनकी बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे सेल्स परचेज। सेल्स को आउटवर्ड सप्लाई, परचेज को इनवर्ड सप्लाई। उसके बाद ये टैक्स डिडक्ट करेंगे यानी जीएसटी डिडक्ट करेंगे और जीएसटी की पेमेंट करते हैं। तो इन सभी के लिए रजिस्टर्ड पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है रिटर्न की, इसलिए रिटर्न की आवश्यकता होती है। क्योंकि रिटर्न में इन्होंने अपनी सेल्स परचेज दिखानी होती है, अपनी आउटपुट सप्लाई, अपनी इनवर्ड सप्लाई, जो टैक्स जो जीएसटी इन्होंने डिडक्ट किया है, और उसकी पेमेंट, कितनी की टैक्स लायबिलिटी बनती है, कितनी की पेमेंट कर रही है, ये सब रिटर्न के अंदर शो करना होता है, इसलिए रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न का मतलब होता क्या है। रिटर्न का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रिटर्न मतलब फॉर्म। रिटर्न एक फॉर्म है या आप कह सकते हो एक डॉक्यूमेंट है इन विच रजिस्टर्ड डीलर्स या रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश या सबमिट इंफॉर्मेशन अबाउट टर्नओवर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई या डीम्ड एक्सपोर्ट, या इसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, एंड टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेमेंट। मतलब रिटर्न का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा परफॉर्मा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जो रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं, इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? उनका टर्नओवर कितना है, उनकी जो टैक्सेबल सप्लाई है उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी जो एग्जम्प्ट सप्लाई है उनकी वैल्यू कितनी है, कितना वो डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी उनकी जीरो रेटेड सप्लाई है, कितनी उनकी टैक्स लायबिलिटी है, कितनी उनकी टैक्स पेमेंट है। ये सब के लिए रिटर्न हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न कितने प्रकार की होती है? पहले की बात करूं तो जीएसटी रिटर्न 22 तरह की थी। इसमें से 11 अभी एक्टिव है, 3 सस्पेंड हो चुकी है, मतलब एक तरह से खत्म हो गई, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, और 8 जो है वो है व्यू ओनली नेचर, जैसे 2A 2B। तो जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करना होता है, ये सब ऑनलाइन फाइल होती है जिसको ई फाइलिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर जो रजिस्टर्ड होता है, यानी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप की रिटर्न फाइल करनी है, किसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। डिपेंड करता है कि टैक्स पेयर जो है रजिस्टर्ड है उसका टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ टैक्स पेयर की बात कर लेते हैं हम। जीएसटी के अंदर एक होता है रेगुलर टैक्स पेयर, एक होता है कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन, मतलब जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे होता है, वो एक कंपोजिट स्कीम में आ सकते हैं। यानी स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल बिजनेसमैन जो है वो कंपोजिट स्कीम में आते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर में आते हैं। पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, टीडीएस डिडक्टर। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएसडी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल मतलब जो कभी कभार ट्रांजैक्शन करता हो, एटसेट्रा। तो ये है टाइप ऑफ टैक्स पेयर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न्स कि रिटर्न्स कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी के अंदर सेक्शन 37 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट का सेक्शन 37 कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन्स होते हैं, जो टैक्स पेयर है,
उनको फर्निश करना होगा डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जितनी सेल्स करते हैं आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में उनको डिटेल्स फर्निश करनी होगी। वो डिटेल्स किस में जाएगी, वो जाएगी GSTR 1 के अंदर। तो GSTR 1 में क्या जाएगा, डिटेल्स जाएगी आउटवर्ड सप्लाईज की। तो GSTR 1 किसके लिए होता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब सेल्स। अब इसके अंदर इनवॉइस की डिटेल जाएगी, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, कोई चीज़ रिवाइज करते हैं तो इनके सबके टेबल बने होते हैं। डेबिट नोट नाम से ही मालूम पड़ रहा है, मान लो कि सप्लायर ने कुछ सप्लाई किया किसी पर्सन को, और सप्लायर को ऐसा फील हुआ बाद में कि जो टैक्सेबल वैल्यू उसने इनवॉइस में दिखाई वो उसने कम दिखाई है, उसको बढ़ाना है तो वो डेबिट नोट इश्यू कर देगा। या टैक्स उसने कम चार्ज कर लिया, अधिक करना है तो वो डेबिट नोट इश्यू कर देगा सामने वाले पर्सन को। क्रेडिट नोट जस्ट रिवर्स होता है, अगर गुड्स रिटर्न आ गए या ऐसा लगता है सप्लायर को कि उसने टैक्सेबल वैल्यू जो है वो अधिक दिखा दी, कम करनी है तो क्रेडिट नोट इश्यू कर देगा। ठीक है, टैक्स अधिक चार्ज कर लिया, कम करना था तो क्रेडिट नोट इश्यू कर देता है वो। तो GSTR 1 में जाएगी आउटवर्ड सप्लाईज, इनवॉइस के बारे में डिटेल जाएगी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एडवांस रिसीव की सारी चीज़ें जाएगी GSTR 1 के अंदर। GSTR 1 जो है वो फर्निश की जाएगी यानी सबमिट की जाएगी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, जिसके अंदर आएगा कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन भी, लेकिन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इनको छोड़कर। GSTR 1 जो है वो सभी रजिस्टर्ड पर्सन को फर्निश करनी होगी, सबमिट करनी होगी, जिसमें कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन भी आता है, लेकिन इनको छोड़कर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर। क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी जिसका रेजिडेंस नहीं है इंडिया के अंदर, जो कभी कभार ट्रांजैक्शन करते हैं एज ए प्रिंसिपल या एज ए एजेंट या किसी और कैपेसिटी पे। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऐसे पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हैं। पर्सन डिडक्टिंग TDS, यानी जो पर्सन TDS काट रहे हैं। पर्सन कलेक्टिंग टैक्स यानी TCS जो कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ECO, ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। ओडार, सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस। ये क्या होता है ISD और ओडार, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। कैजुअल नाम से ही मालूम पड़ रहा है कभी कभार। ए पर्सन हूँ ओकेशनली, यानी कभी कभार सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर फ्रेदरेंस ऑफ बिजनेस। कोई ऐसा पर्सन जो कभी कभार सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस ऐसे स्टेट या ऐसे यूटी में जहाँ पर उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, यानी वहाँ पर वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका GST वहाँ का नहीं है, तो अपने बिजनेस के लिए अगर वो सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज को ऐसी जगह पे, ऐसे स्टेट या यूटी में जहाँ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और वो पर्सन एक्ट करता है एज ए प्रिंसिपल, एज ए एजेंट या फिर अदर कैपेसिटी के अंदर, तो ऐसे पर्सन को बोला जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और ऐसे पर्सन को जहाँ पे ये सर्विस देंगे वहाँ पर उनको एक तरह से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राज है, इनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो हरियाणा में है और ये प्रोवाइड करते हैं सर्विस महाराष्ट्र में, तो इनको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रिक्वायर है रजिस्टर करना एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद बताया मैंने आपको कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ISD। ये ऐसे टैक्स पेयर होते हैं जो रिसीव करते हैं इनवॉइस फॉर सर्विसेज यूज बाय इट्स ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस हरियाणा में है, इसकी ब्रांचेस है यूपी और महाराष्ट्र के अंदर। अब हुआ क्या कि हेड ऑफिस जो हरियाणा में, उन्होंने सर्विस रिसीव की ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांचेस, जो ब्रांचेस यूपी महाराष्ट्र में है, और इनवॉइस रिसीव करी। तो जो हरियाणा में जो हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस ने सर्विस रिसीव की है ब्रांचेस के बिहाफ पे, उन्होंने इनवॉइस रिसीव किया उसके लिए, तो यहाँ पर जो हेड ऑफिस होगा वो माना जाएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। हेड ऑफिस अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।
तो मेन इनवॉइस हेड ऑफिस को इश्यू हुआ तो इसी को माना जाएगा कि इन्होंने ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट यानी इनपुट सर्विस इन्होंने रिसीव की है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट मैंने आपको बता दिया कि डेबिट नोट कब इशू करता है सप्लायर, जब उसको लगता है कि टैक्सेबल वैल्यू उसने कम चार्ज कर लिया, टैक्स कम चार्ज कर लिया, उसको अधिक करने के लिए डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, यानी पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट का मतलब होता है जैसे गुड्स रिटर्न आ गए या सप्लायर को ऐसा फील होता है कि उसने जो टैक्सेबल वैल्यू चार्ज की है इनवॉइस के अंदर वो ज़्यादा चार्ज कर ली, कम करना है, या टैक्स अधिक चार्ज कर लिया, कम करना है, तो वो डेबिट क्रेडिट नोट इश्यू करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म मैनेज करता है या ऑपरेट करता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, स्विगी, ये सब क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये सप्लाई करते हैं एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या नेटवर्क पे। कंपोजिशन स्कीम मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं उनको एक फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर से टैक्स देना होता है। टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है तो ये फॉलो कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेट के अंदर 75 लाख की भी लिमिट है। तो ये बातें हो गई। तो मैं आपको बता रहा था GSTR1 जो है, GSTR1 जो है वो सभी पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनको फर्निश करना होता है, लेकिन IST को छोड़ के, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर, पर्सन जो TDS काटते हैं उनको छोड़कर, जो TCS कलेक्ट करके उनको छोड़कर, और जो पर्सन टैक्स पे करते हैं कंपोजिशन स्कीम में उनको छोड़कर, और जो ओडार होते हैं यानी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस ऑपरेटर होते हैं, यानी जहाँ पर फिजिकल इंटरफेस नहीं होता ओडार के अंदर, यानी सर्विस कोई बाहर का बंदा, आउट ऑफ कंट्री का बंदा कोई सर्विस दे रहा है इंडिया के बंदे को, जिसमें फिजिकल इंटरफेस नहीं होता है, ओनली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे सर्विस दी जाती है, तो ओडार में आता है। तो अब देख लेते हैं कि GSTR1 के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाईज है, मैंने आपको बताया कि उसमें इनवॉइस की डिटेल जाएगी, उसमें डिटेल जाएगी क्रेडिट डेबिट नोट की, उसमें डिटेल जाएगी रिवाइज इनवॉइस। अगर कोई इनवॉइस ऐसा लगता है कि उसमें कोई मिस्टेक है उसको रिवाइज भी किया जा सकता है। और जो डिटेल होती है इनवॉइस की, इसमें अलग अलग बाइफर्केशन होती है। जो रिटर्न है उसके अंदर टेबल बने होते हैं कि B2B कितना सेल हुआ है, B2C कितना है, इसके अलावा डी में एक्सपोर्ट कितना है, नील रिलेटेड कितना है, कितना एग्जेम्प्टेड है, कितना नॉन GST वाला है पोर्शन है। अगर कोई प्रीवियस पीरियड में आपने कोई मिस्टेक करी उसके लिए अमेंडमेंट टेबल होता है, तो अमेंड कर सकते हो आप प्रायर पीरियड की आइटम्स। कितना एडवांस रिसीव हुआ है, एडवांस होता है सर्विस के केस में, सर्विस के केस में अगर एडवांस रिसीव होता है तो उस पर GST लग जाता है, तो कितना एडवांस रिसीव हुआ है, उसमें कितना एडजस्ट कर लिया आपने, ये सारी की सारी जो आइटम्स है ये GSTR1 में शो करनी होती है। इसके अलावा जो बेसिक एंड अदर डिटेल्स होती हैं, जैसे GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो GST के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास होता है GSTN इन। इसके अलावा लीगल नेम होता है, ट्रेड नेम अगर कोई है, एग्रीगेट टर्नओवर कितना था प्रीवियस ईयर में वो दिखाना होता है GSTR1 के अंदर, कौन से साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, कौन सा महीना है वो भी दिखाना पड़ेगा। HSN वाइज समरी जाती है, मतलब प्रोडक्ट का एक कोड होता है जो फीड करना होता है, तो जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज होती है वो HSN वाइज जाएगी, मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, इनका एक कोड होता है वो फीड करना होता है प्रोडक्ट वाइज। इसके अलावा कितने डॉक्यूमेंट्स इश्यू हुए हैं उसकी डिटेल जाएगी GSTR1 के अंदर। और अगर मैं बात करूँ GSTR1 की जो ड्यू डेट कब होती है, तो वो होती है ऑन और बिफोर 11th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने की 11 तारीख। पहले ये 10 तारीख थी, अभी 11 तारीख है। और जो स्मॉल टैक्सेबल पर्सन होते हैं जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, वो क्वार्टरली इसको फाइल कर सकते हैं। वैसे ये मंथली होती है नॉर्मल केस में। तो मैंने आपको बताया कि GSTR1 जो है वो अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करनी होती है, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि इट कैन नॉट फाइल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 11th डे टू 15th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द टैक्स पीरियड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर रिक्वायर टू ऑन और बिफोर 10th नवंबर। आप सभी को पता है कि जो अक्टूबर मंथ की जो GSTR1 जाएगी, मैंने आपको बताया कि पहले डेट थी 10 तारीख, तो अगले महीने की 10 तक जाएगी, तो अक्टूबर की 10 नवंबर तक चली जाएगी GSTR1। और GSTR1 जो है अक्टूबर की, वो कैन नॉट बी फाइल्ड
बिटवीन 11 नवंबर टू 15 नवंबर, मतलब GSTR 1 जो है वो 11 नवंबर से 15 नवंबर तक फाइल नहीं करी जा सकती। अगर अक्टूबर की फाइल करनी है आपको 10 से पहले या 10 तक कर लो, लेकिन अभी डेट क्या है 11। उसके अलावा जो ड्यू डेट है GSTR 1 की वो एक्सटेंड भी हो सकती है कमिश्नर द्वारा, ये टाइम टू टाइम ये डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं। GSTR 1 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फर्निश होती है उसको अमेंड भी किया जा सकता है, यानी उसमें कोई चेंजेस, अगर प्रायर पीरियड्स में ऐसा लगता है कोई मिस्टेक हो गई, उसमें कुछ चेंज करना हो, तो जब सब्सिक्वेंट पीरियड की रिटर्न जाएगी GSTR 1 तो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। नोट, एक सेपरेट टेबल होता है अमेंडमेंट के लिए GSTR 1 के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर कोई एरर्स होती है तो उसकी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। मान लो कि ए एक सप्लायर है, इसको मालूम पड़ा एक मिस्टेक, एक फाइंड अ मिस्टेक इन इनवॉइस, अगस्त के महीने में उन्होंने पता करा कोई गलती उनको मालूम पड़ गई अगस्त के महीने में, और ये इनवॉइस जो थी ये फर्निश हो चुकी है GSTR 1 के अंदर फॉर द मंथ ऑफ जून, यानी जून के महीने की कोई इनवॉइस थी जो फर्निश हो गई जून की रिटर्न के अंदर, लेकिन इस जून की महीने की इनवॉइस में कुछ मिस्टेक पाई गई, सप्लायर ए ने पकड़ ली, और वो मिस्टेक कब मिली अगस्त के महीने में। तो इस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जा सकता है GSTR 1 जब वो अगस्त महीने की रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 1, तो उसके अंदर इसको इसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट साथ में देना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या होगी रेक्टिफिकेशन की, यानी सुधार करने की। अगर GSTR 1 के अंदर कोई चीज़ गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, तो उसको रेक्टिफाई करने की टाइम लिमिट होती है। वो क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न। देखो मंथली रिटर्न जाती है सेक्शन 39 में, और वो जो मंथली रिटर्न होती है वो होती है 3B, आगे बताऊंगा, इसी का नंबर है। GSTR 1 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न होती है वो 3B होती है नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए। तो क्या बोला कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की कोई ट्रांजैक्शन है, कोई रिटर्न है, उसमें गलती हुई है, तो उसके ख़त्म होने के बाद, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो ख़त्म होने के बाद जो सितंबर महीना है उसकी 3B, यानी जो 3B रिटर्न फाइल की जाएगी उसकी जो ड्यू डेट होगी, यानी सितंबर की बात करूं मैं, तो सितंबर की जो 3B रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी वो हो जाएगी 20 अक्टूबर, क्योंकि 3B की जो डेट होती है वो 20 अक्टूबर होती है। आगे इसी का नंबर है, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर GSTR 1 के अंदर कोई मिस्टेक होती है तो उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी टाइम लिमिट होती है, कब तक कर सकते हैं। पहले क्या बोला कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद जो सितंबर महीने की जो ड्यू डेट होगी 3B की, जो मंथली फाइल होती है, यानी सितंबर की जो ड्यू डेट होगी वो 20 अक्टूबर होगी, तो 20 अक्टूबर एक डेट, और या फिर डेट ऑफ फाइलिंग रेलेवेंट एनुअल रिटर्न सेक्शन 44, यानी जो एनुअल रिटर्न फाइल की जाएगी, वो जो एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है उसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले आएगा। या तो आप ये देख लो कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद जो सितंबर महीने की जो 3B रिटर्न जाएगी उसकी ड्यू डेट होगी 20 अक्टूबर, या फिर जो एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर जिसकी लास्ट डेट होती है, दोनों में जो पहले होगा उससे पहले आप अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। ये लास्ट डेट है। अगर रिटर्न मान लो कि अगर रिटर्न नवंबर में ही फाइल कर दी एनुअल रिटर्न, तो फिर 20 अक्टूबर और ये नवंबर, इन दोनों में जो पहले होगा वो लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में अगस्त के महीने की रिटर्न जो थी उसके अंदर कोई मिस्टेक डिस्कवर की गई, कोई मिस्टेक फाइंड हुई, पता की गई, इसको रेक्टिफाई कब तक किया जा सकता है? तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। तो मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने, यानी 20-21 कब खत्म होगा? 31 मार्च 21 को। इसके खत्म होने के बाद सितंबर महीने की जो 3B जाएगी, यानी जो 3B रिटर्न जाएगी, उसकी डेट क्या होगी? अक्टूबर 20 अक्टूबर डेट होगी उसकी। और एनुअल रिटर्न जो है
वो 31 दिसंबर 21 उसकी डेट होगी। दोनों में जो पहले होगा उस डेट से पहले पहले आप अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं GSTR 3B की। देखो GSTR 1 और GSTR 3B बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है। 3B जो है वो मंथली रिटर्न जाती है, 3B जो है वो मंथली रिटर्न है, अंडर सेक्शन 39 में बता रखा है। 3B जो रिटर्न है GSTR 3B, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न 3B, ये मंथली रिटर्न है फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है GST लॉ के अंदर। लेकिन इनको छोड़कर, किनको, ISD मैंने आपको बता दिया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन यानी जो कभी कभार ट्रांजैक्शन करते हैं एज एजेंट या एज ए प्रिंसिपल और जिनका रेजिडेंस नहीं होता इंडिया के अंदर, कंपोजिशन वाले या पर्सन जो TDS काट रहे हैं या पर्सन जो कलेक्ट कर रहे हैं TCS, जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के माध्यम से, और ओडार। इनको छोड़कर सारे पर्सन जो रजिस्टर्ड है उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 3B, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है, ये समराइज फॉर्म में जाती है। अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो एनुअल टर्नओवर जो है वो अगर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो लास्ट डेट हो जाएगी 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी सक्सेडिंग मंथ। यानी अगर मैं बात करूँ अक्टूबर की तो इसकी जो लास्ट डेट होगी 20 नवंबर हो जाएगी। अगर बात करूँ अगस्त की तो अगस्त की जो रिटर्न है 3B उसकी जो लास्ट डेट होगी वो 20 सितंबर हो जाएगी, तो अगले महीने की 20 तारीख। अगर टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है, बिलो 5 करोड़ है, तो वे 22 तारीख और 24 तारीख होती है, पर ये 22-24 डेट जो है डिपेंड करती है स्टेट यूटी पे। नोट, फाइलिंग ऑफ GSTR 3B इज मैंडेटरी। देखो GSTR 3B जो है वो मैंडेटरी होती है ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्स पेयर्स के लिए। 3B मैंडेटरी होता है नॉर्मल और कैजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इन एनी पर्टिकुलर पीरियड। भले ही पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ना हो तब भी 3B फाइल करना मैंडेटरी है नॉर्मल और कैजुअल टैक्स पेयर के लिए। तो जो अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती है बिजनेस एक्टिविटी तो उसको बोलते हैं नील GSTR 3B, नील रिटर्न। ये एक SMS के माध्यम से फाइल हो जाती है यूजिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर बात करें कंटेंट्स ऑफ GSTR 3B, तो GSTR 3B में कंटेंट्स क्या होते हैं? अगर बात करूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वही सबसे पहले GSTN, क्योंकि इसके बिना तो रिटर्न फाइल होगी ही नहीं। गुड्स सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो GST लॉ में रजिस्टर्ड होते हैं उनकी सबके पास होता है GSTN। लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, ईयर और मंथ, कौन सा साल है, कौन से महीने की रिटर्न है, वो तो बताना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी समराइज डिटेल किसकी, आउटवर्ड सप्लाईज की। इनवर्ड सप्लाईज जो RCM में कवर है, RCM होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी जो परचेजर होता है वही टैक्स पे करता है सप्लायर के बिहाफ पे। यानी मैं अगर सप्लायर हूँ और मैंने कोई सर्विस किसी से ली है और मैं RCM में कवर होता हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैं RCM में कवर हूँ, मैं किसी से सर्विस ले रहा हूँ, तो मैं ही टैक्स पे करूँगा सामने वाले का, RCM यानी खरीदने वाला ही टैक्स पे करता है। समराइज डिटेल ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज, यानी इंटरस्टेट कितनी सप्लाईज हुई है उनकी एक समराइज डिटेल होती है। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप सभी को पता है कि अगर एक सप्लायर सप्लाई करता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को और वो पर्सन उसी को अपने बिजनेस में यूज करता है तो उसको उसका ITC मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई, मैंने आपको बता रखा है क्या नॉन GST इनवर्ड सप्लाई क्या होता है, इस सब के बारे में बता रखा है मैंने। इसके अलावा पेमेंट ऑफ टैक्स, कितने टैक्स की पेमेंट हुई है, कितना TDS TCS क्रेडिट हमारे लिए है, मतलब अगर किसी का TDS कटा है, TCS कटा है तो वो अपना एक तरह से क्रेडिट लेगा जब GSTR 3B फाइल करेगा। उसके बाद है GSTR 4। देखो इंपॉर्टेंट GSTR 1 और 3B होती है रियल लाइफ में। अब हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखते हैं। GSTR 4 ये एनुअल रिटर्न होती है किसके लिए, फॉर द कंपोजिशन सप्लायर, यानी जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखते हैं उनके लिए होता है। तो जो कंपोजिशन सप्लायर होते हैं उनको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है 30 अप्रैल ऑफ द सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर मैं बात करूँ 20-21 की तो इनसे जो सक्सेडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा, 21-22,
तो कहने का मतलब ये है कि 30 अप्रैल तक इनको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 है तो इसकी जो सक्सेडिंग ईयर क्या आएगी, 21-22, 21-22 आएगी, 20-21 में ख़त्म हुआ 21-22, तो 30 अप्रैल 21 तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा इनको रिक्वायर्ड है कि एक स्टेटमेंट फर्निश करना होता है एक फॉर्म के अंदर कि इन्होंने जीएसटी की कितनी पेमेंट करी है। जीएसटी कंपोजिशन 08 बोलते हैं, ये क्वार्टरली जाता है। जीएसटी सीएमपी 08 ये किसके लिए होता है, टैक्स की पेमेंट के लिए। जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखते हैं ऐसे सप्लायर, ऐसे पर्सन, उनको जीएसटी सीएमपी 08 में क्वार्टरली टैक्स की पेमेंट करनी होती है। और जो लास्ट डेट है वो 18th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 18 तारीख होती है क्वार्टर एंड होने से। तो मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 4 ये रिटर्न होता है कंपोजिशन सप्लायर के लिए, और अगली फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल तक इसको सबमिट करना होता है, फाइल करना होता है। इसके अलावा इनको एक स्टेटमेंट भरना होता है जिसको बोलते हैं जीएसटी सीएमपी 08। इसमें ये क्वार्टरली टैक्स की पेमेंट करते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में होते हैं। और ये लास्ट डेट कब होती है इनकी, 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर एंडिंग क्वार्टर। यानी मान लो कि फर्स्ट क्वार्टर की बात करूँ, अप्रैल, मई और जून ये ख़त्म हुआ 30 जून को, तो अगला महीना क्या हो जाएगा, जुलाई। तो 18 जुलाई तक इनको सीएमपी 08 फाइल करना पड़ेगा। नोट, कंपोजिशन सप्लायर जो होता है वो फाइल करता है जीएसटीआर 4 एनुअली, और जो टैक्स की पेमेंट करता है वो करता है क्वार्टरली, यानी 3 महीने के, हर 3 महीने पे वो पेमेंट करता है टैक्स। सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी ये कंपोजिशन जो सप्लायर होते हैं, ये जो इनवर्ड सप्लाई करते हैं, मतलब जो ये परचेस करते हैं जिसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं, जब जिस पर्सन से इन्होंने परचेस किया होगा, मतलब जो सप्लायर होगा, जब वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटीआर 4A के अंदर। यानी इनको अपनी परचेस दिख जाएगी, अपनी इनवर्ड सप्लाई दिख जाएगी 4A के अंदर। ये जो जीएसटीआर 4A होता है ये होता है व्यू नेचर का, मतलब जब हम परचेस करते हैं, यानी इनवर्ड सप्लाई करी हमने, तो जितनी भी हमने परचेस की है किस सप्लायर से करी है, तो सप्लायर ने कितना टीडीएस कितना हमारा जीएसटी काटा है, वो सब हमारा जीएसटीआर 4A में शो करेगा। नोट, ये है मैंडेटरी सभी के लिए जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है, और नील रिटर्न भी जाएगी अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है तो। इसके बाद जीएसटीआर 5 ये मंथली रिटर्न है। ये रिटर्न होती है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए। नॉन रेजिडेंट यानी जिसका कोई रेजिडेंस नहीं होता इंडिया में, और वो कभी कभार इंडिया के अंदर कोई अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लो कि इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर लोकल सेल्स कर देते हैं, लोकल आउटवर्ड सप्लाई कर देते हैं, तो कभी कभार ये ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 5 जो मंथली रिटर्न है। लास्ट डेट की बात करूं मैं तो विदिन 20 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, यानी ऐसा बोल सकते हैं हम कि 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऐसा ही बोल सकते हैं हम, अगले महीने की 20 तारीख, और विदिन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। क्योंकि कभी कभार ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनको सर्टिफिकेट जो मिलती है उसकी वैलिडिटी होती है, तो जो वैलिडिटी जिस डेट पे ख़त्म हो रही है उसके 7 दिन के अंदर, दोनों में जो पहले आएगा वो उस डेट तक इनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 5। किसको, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं। नोट, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एनुअल रिटर्न फाइल करें। उसके बाद जीएसटीआर 6 ये मंथली रिटर्न होती है। ये फाइल करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं। इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। जीएसटीआर 6A में इनको आईटीसी दिख जाती है, यानी जो ये परचेस करते हैं, जो ये इनवर्ड सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी उससे ये अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करते हैं अपनी परचेस के बिहाफ पे, जिसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं। जीएसटीआर 7 ये एक मंथली रिटर्न होती है। ये ऐसी रिटर्न है जो उन पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है जो टीडीएस काट रहे हैं, यानी जो टीडीएस काटते हैं। टीडीएस कब कटता है, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड होता है 2.5 लाख से, तो टीडीएस कटेगा 2%। ये जीएसटीआर 7 के अंदर वो पर्सन जो टीडीएस काट रहे हैं, यानी जब वो पेमेंट करते हैं वेंडर को, सप्लायर को, अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट की, तो पेमेंट करने वाला जो होगा वो डिडक्ट कर लेगा टीडीएस और गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो लास्ट डेट होगी वो 10 तारीख होती है अगले महीने की जीएसटीआर 7 की, यानी जो टीडीएस काट रहा है वो रिटर्न फाइल करेगा अगले महीने की 10 तारीख तक। और
जो जिसका टीडीएस कट रहा है उसको टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगी जीएसटीआर 7A में 5 दिन के अंदर। जैसे ये पेमेंट करेगा टीडीएस काटने वाला, तो 5 दिन के अंदर जिसका टीडीएस कटा है उसको एक सर्टिफिकेट शो होगी जीएसटीआर 7A के अंदर। उसके बाद जीएसटीआर 8 ये मंथली रिटर्न होती है। ये रिटर्न उन पर्सन के लिए होती है जो कलेक्ट करते हैं टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये कौन करते हैं? ईसीओ यानी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये तो अमेजन, फ्लिपकार्ट ये है उनके लिए। और लास्ट डेट हो जाएगी 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख। उसके बाद जीएसटीआर 9 ये भी एक एनुअल रिटर्न होती है। ये किन के लिए होती है? ऑल रजिस्टर्ड पर्सन जिसको रिक्वायरमेंट होती है एनुअल रिटर्न फाइल करने की। तो जीएसटीआर 9 जो है वो सभी पर्सन के लिए होती है, लेकिन इनको छोड़कर, किनको? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर, आईएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर, पर्सन जो टीडीएस काट रहे हैं, पर्सन जो कलेक्ट कर रहे हैं टीसीएस, और पर्सन जो सप्लाइंग कर रहे हैं ओडीआर, इनको छोड़कर सभी को रिक्वायरमेंट होती है एनुअल रिटर्न की। लास्ट डेट क्या होती है? जो अगली फाइनेंशियल ईयर है उसका 31 दिसंबर लास्ट डेट हो जाएगा। यानी मैं बात करूँ अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 है तो 31 दिसंबर 21 लास्ट डेट हो जाएगी जीएसटीआर 9 की। इसके अलावा जो पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर उनको फाइल करना होता है जीएसटीआर 9A। जो ईसीओ होते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर उनको फाइल करना होता है जीएसटीआर 9B, ये एनुअल रिटर्न होती है। और जो पर्सन सप्लाई करते हैं ओडीआर सर्विस उनको फाइल करना होता है जीएसटीआर 9C। जीएसटीआर 10 होता है फाइनल रिटर्न, मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है फाइनल। जब किसी जो पर्सन रजिस्टर्ड होता है उसका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाए या सरेंडर कर दे वो, तब वो फाइनल रिटर्न भरता है। कब भरेगा? टाइम क्या होता है? डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, दोनों में जो बाद में आएगी डेट, यानी इस डेट से 3 महीने के अंदर इसको फाइनल रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 11 जो होता है ये होता है उन पर्सन के लिए जिनके पास होता है यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किनको अलॉट होता है? जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगता। तो इनको रिफंड इश्यू करने के लिए, जो टैक्सेस इन्होंने पे किया है इनको रिफंड इश्यू करने के लिए इनकी इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर इनको रिटर्न फाइल करना होता है जीएसटीआर 11। इसके अलावा एक फर्स्ट रिटर्न होती है, नाम से मालूम पड़ रहा है फर्स्ट। जब कोई पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल होता है आफ्टर क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड लिमिट मैं आपको बताऊंगा, एक चैप्टर है स्पेशल रजिस्ट्रेशन का। तो जब एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है कोई पर्सन तो वो एलिजिबल हो जाएगा, वो लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी उसको 30 दिन के अंदर। जैसे ही वो जिस डेट पे भी वो एलिजिबल हुआ उसके 30 दिन के अंदर उसको फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी होगी कि वो एलिजिबल हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है रिटर्न फर्निश करने में, यानी रिटर्न फाइल करने में कोई पर्सन अगर डिफ़ॉल्ट करता है, अगर जीएसटीआर 1 है, 3B है और रिटर्न जो फाइनल रिटर्न है वो है, तो पहले तो नोटिस मिलेगा डिफ़ॉल्टर का। उसके बाद लेट फीस लग जाएगी 100 पर डे, हर एक दिन की 100 रुपये फीस लग जाएगी, और 5000 रुपये दोनों में जो कम होगा वो लेट फीस हो जाएगी। अगर कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट करता है रिटर्न फर्निश करने में और वो रिटर्न जो है वो एनुअल रिटर्न है, तो फिर लेट फीस लग जाएगी 100 फॉर एवरी डे, हर दिन का 100 रुपया, और 0.25